हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कंटिन्यूशन करेंगे जो हमने पिछले जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ा था। बेसिकली हिल्बर्ट स्पेस के डिस्क्रिप्शन के बाद हम वहां से शुरू करने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करने वाले हैं और हम समझ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोस्टुलेट्स है ये होल्ड क्यों करता है। मैं चाहूंगा कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस पोस्टुलेट्स को बस आप याद कर लो, ठीक है। मतलब जैसे आप चीजें थोड़ा समय और आगे जाओगे आपको समझ आएगा कि ये चीजें होल्ड क्यों करती हैं। और शायद आप ये वीडियो अगर वापस थोड़ा बहुत देखोगे तो आपको पता भी, जो मैं पॉइंट आउट करूंगा यहाँ पे पॉइंट पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉस्टुलेट्स होल्ड क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा है। मैं बता रहा हूँ जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है क्वांटम मैकेनिक्स का, उससे उससे जो एक्चुअली कंडीशंस निकल के आती हैं, जो उन्होंने कंडीशंस निकल के आता है, उन्होंंने कंडीशंस को सिंपली उन्होंने कुछ एक दो चार पांच पॉइंट्स में लिख दिया और वही है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहली बात तो ये कि तुम्हारा जो वेव फंक्शन है जो तुम बेसिकली साई से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें जैसे आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस में देखा होगा, एक ब्रा और कैट का नोटेशन है जो बताया था मैंने। जो तुम्हारा जो वेक्टर स्पेस है जिसमें जैसे तुम्हारा जो वेव फंक्शन लाई करता है, उसको तुम साई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो डुअल स्पेस में रहता है, लीनियर फंक्शन है, उसको वो तुम इसको बेसिकली ये ब्रा है एंड ये कैट, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से है, ये जो सॉरी ये जो है ये एक लीनियर, ये एक हिल्बर्ट स्पेस में इज ए वेक्टर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस। ये आइडिया कहाँ से आया, अगर आपको याद रखना है कि कौन सा ब्रा और कौन सा कैट है, तो डिराक ने क्या किया था, उसने पहले एक ब्रैकेट निकाला था। उसको जब आया था तब उसने जब इसको इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना था, तो उसने क्या किया, उसने ब्रैकेट डिफाइन किया और उसने क्या किया कि ये ऐसे लिखा और यहाँ पे उसने ब्रैकेट लिखा, ठीक है। उसने बीच में मार्क दिया, इसलिए उसने सी हटा दिया और हटाने के बाद इस साले साइड को उसने कैट बोल दिया, इस वाले साइड को उसने ब्रा बोल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्रैकेट याद कर सकते हो, ठीक है। वाई इज ए वेक्टर इज ए लीनियर इज हिल्बर्ट स्पेस। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखा होगा तो मैं बोला हिल्बर्ट स्पेस जो है वो एक लीनियर वेक्टर स्पेस है, इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस। तो ये लीनियर क्यों है, तो इसका जो आंसर है आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो है वो बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन से जो लीनियरिटी स्ट्रक्चर आता है वो उससे पता जाता है। अगर किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है और श्रोडिंगर इक्वेशन से हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर वेक्टर स्पेस है और ऊपर से ये जो उसका जो फील्ड है, जो अंडरलाइंग फील्ड है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इसको हम देखेंगे आगे, इसी वीडियो में समझेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो वो दूसरा होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अगर आपके पास कोई से दो स्टेट है साई वन एंड साई टू, ठीक है, तो उसका सुपर पोजिशन साई जो है वो चीज बेसिकली से 1/√2 साई वन प्लस साई टू √2 साई टू इज ऑल्सो a वैलिड स्टेट, ठीक है। तो ऑल्सो वैलिड स्टेट, और ये ऐसा नहीं है कि, और ये सिर्फ वैलिड स्टेट्स का मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ दो स्टेट ऐसे डिफरेंट स्टेट्स रख दिया। बेसिकली एक स्टेट है जो इस स्टेट के सुपर पोजिशन में है। ये सुपर पोजिशन का मतलब क्या है ये भी हम बाद में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि अगर हम इस किसी चीज को इसे प्लस में लिखेंगे तो ये भी एक वैलिड स्टेट होगा। आप इसको मैथमेटिकली समझ जाओ, ठीक है। इसको आपको डीप में समझना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो है बेल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैं इसी सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज, इसमें और एक चीज पॉइंट आता है कि सॉरी, इसमें और एक पॉइंट आता है कि आपको समझ होगा कि ग्लोबल फेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सॉरी, ग्लोबल फेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ग्लोबल फेस का मतलब क्या होगा कि अगर आप मैंने किसी साई को किसी सी क्वांटिटी से मैंने बाहर से मल्टीप्लाई किया, तो ये साई ही रहता है, ये कोई अलग चीज नहीं हो जाती। इसीलिए ये बोलो कि ग्लोबल फेस से कुछ कोई सी साई एंड सी साई बेसिकली सेम
एम स्टेट इन हिल्बर्ट स्पेस, एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी अगर हम तीसरे पॉइंट में जाए तो हम बेसिकली इवोल्यूशन की बात करेंगे। तो जो हमारा अगर जो क्वांटम मैकेनिक्स है तो ये एक चीज है कि जो हमारा स्टेट इवॉल्व होता है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से होता है। और वो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे काम करता है, एच का डो साई बाई डो टी इज इक्वल टू एच साई, राइट। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं, ये क्या हो जाएगा, ये कैट नोटेशन होगा यहाँ पे। अभी जो एच है इससे हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या क्या मतलब है कि इसका जो आइगेन वैल्यू होगा वो डीएल होगा। बेसिकली हमारा हम जो हर्मिशियन, ये हैमिल्टोनियन क्या देता है, जो हैमिल्टोनियन है किसी भी सिस्टम का एक ऑपरेटर है। और वो ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर हमें एनर्जी देता है, ठीक है। ऑपरेटर एनर्जी देता है अगर हम किसी आइगेन वैल्यू स्टेट में, अगर हम किसी आइगेन स्टेट पे इस एच को अप्लाई करेंगे करेंगे तो हमें सीधा ई साई मिल जाएगा। ये स्पेसिफिकली स्टेशनरी स्टेट्स का सॉल्यूशन है, पर हमें हमें मेरे को जो समझाना था कि बेसिकली हैमिल्टोनियन जो है वो एनर्जी का तुम्हारा आइगन ऑपरेटर है, और एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होता है, को रियल होता है, ठीक है। आप एनर्जी कभी इमेजिनरी नहीं कंसिडर कर सकते, एटलीस्ट इन क्लोज क्वांटम फिजिक्स। अगर इमेजिनरी आ रहा है तो इसका मतलब ये, कोई इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। वरना हैमिल्टोनियन जो है हमेशा रियल एनर्जी देगा। और इसी अगर हम इसीलिए हम किसी साई को, साई एट एनी अदर पॉइंट से, साई एट टी किसी एक दूसरे पॉइंट को हम ई टू द पावर से आई एच टी बाई एच कट इंटू साई ऑफ जीरो, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यूनिटरी इवोल्यूशन ऑफ टी कॉमा जीरो टू साई ऑफ जीरो, ठीक। ये एक रीजन है कि बेसिकली हर्मिश एक हर्मिशियन, अगर किसी एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर हम किसी हर्मिशियन ऑपरेटर को लिखते हैं तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ये यूनिटरी, जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ। तो एक थ्योरम है बेसिकली, जो क्या बोलता है कि मैं आपको, या तो उसमें अगर आपके पास कोई हर्मिशियन, या अगर आपके पास कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा वन यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो एक वन पैराम ये जो ऑपरेटर है ये एक वन पैरामीटर ग्रुप है, ठीक है ना। और तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे केस में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। हर्मिशियन का क्या मतलब, एच इज इक्वल टू एच डेगर, ठीक है। इसको बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसका रियल आइगन वैल्यूज है उसको हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में आप यू कैन ऑलवेज राइट इट एज अ यूनिटरी, अगर इसको तो यूनिटरी ऑपरेटर हो जाएगा अगर इसको हम एच इस फॉर्म में लिखे, ठीक है। बेसिकली इस फॉर्म में अगर लिखे तो ये यूनिटरी ऑपरेटर होगा। अगर ये हर्मिशियन नहीं होता, अगर ये एंटी हर्मिशियन होता तो हम इसको बिना आयोटा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यूनिटरी ऑपरेशन ऑपरेटर ही क्यों, तो यूनिटरी ऑपरेटर दो बेसिकली वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली हमारा जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्टेट का, एक किसी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है कि, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेव फंक्शन अगर से कुछ पोजीशन में से एक्स पोजीशन में लोकलाइज्ड है, ठीक है। और सम टी इक्वल टू टी नॉट पे, ठीक है। हम और उसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि सपोज ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम बोलेंगे ये हम बाद में देखेंगे, जो कि होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमें स्टेट का है हम चाहते हैं कि वो इसी रीजन में एग्जिस्ट करे, ठीक है। अगर ये आसपास मूव नहीं कर रहा है तो हमें चाहते हैं कि इसका टोटल प्रोबेबिलिटी कि हम इस रीजन में हमें मिलेगा वो पार्टिकल वो वन ही हो। हम चाहे अभी देखें या 10 सेकंड बाद देखें, अगर वो पार्टिकल यहाँ से मूव नहीं कर रहा, हम चाहते हैं इसका टोटल हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा वन ही आए। तो ऐसी हमें एक क्वांटिटी चाहिए जो बेसिकली इस चीज को प्रिजर्व करे। इसीलिए हम जब कोई भी, एक्चुअली ये एक रीजन है कि हम जब कोई भी इवोल्यूशन लिखते हैं, जनरली हम किसी भी इवोल्यूशन लिखते हैं जो किसी भी वेव फंक्शन का, तो हम एक यूनिटरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे, इस बहुत स्पेसिफिक केस है, मैं यहाँ पे यूनिटरी ऑपरेटर पे इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि देखो यार, यूनिटरी यहाँ पे ये ये ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास इस केस से हमें जो इवोल्यूशन है
वो चीज हमारे सिंपली एक यूनिटरी या ऑपरेटर आ गया। पर अगर अगर हम बाकी में आगे जाके भी कुछ इवोल्यूशंस देखना चाहते हैं, कुछ किसी अलग अलग बहुत सिस्टम्स मिलेंगे जो बहुत ही अलग अलग स्पेसिफिक टाइप के इवोल्यूशंस, तो उस केस में भी हमारा इवोल्यूशन जो होगा वो यूनिटरी इवोल्यूशन ही होगा। और यूनिटरी इवोल्यूशन होगा तो हम इसको इस तरीके से भी लिख भी सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक्सपोनेंशियल का, अगर किसी एक्सपोनेंशियल ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एच सम हार्मिशियन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ थर्ड पोस्टुलेट। अब हम जा रहे हैं फोर्थ पोस्टुलेट। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। मेजरमेंट्स बेसिकली क्या है कि ये बताता है कि तुम्हारा जो मेजरमेंट्स होगा वो पीओवीएम, ठीक है। तो वो पीओवीएम जैसा होगा। व्हाट इज पीओवीएम? जो अगर आप पीओवीएम इज पॉजिटिव ऑपरेटर वैल्यूड, इसका अगर लिखो तो ये है, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसको उल्टा लिख ऐसे, पॉजिटिव ऑपरेटर वैल्यूड मेजरमेंट, पीओवीएम, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि अगर हम किसी भी वेव फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिस यूज करते हैं, राइट। हम कोई अगर वेक्टर लिखने से हम कोई या से हम कोई वेक्टर लिख रहे हैं किसी से, मैं लिख रहा हूं से कोई भी वेक्टर आर कैप, कोई वेक्टर लिख रहा हूं तो मैं इसको से ए आई कैप प्लस बी जे कैप इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। तो कोई क्या, ये आई कैप और जे कैप क्या है, मेरा बेसिस है, राइट, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था। ये क्या है, बेसिस है। तो हम ऐसे बहुत सारे बेसिस, किसी भी टाइप का बेसिस चूज कर सकते हैं, पर वो बेसिस में भी कंडीशंस है कौन सा तुम बेसिस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले हमें इसको समझने के पहले मैंने को एक और एक चीज समझना, हमें और एक चीज समझना होगा। सॉरी नहीं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें जो बेसिस है उस पे कंडीशंस है, बेसिस क्या, वो कंडीशंस क्या होगा कि अगर हमारे पास इमेजिन करो कि हमने जो जो हमारे पास वो जो बेसिस है वो काइंड ऑफ ऐसा है, ये वो बेसिस है कि ई एन टाइप का बेसिस है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सब इमेजिन करो कि कोई से अल्फा टाइप का बेसिस है, तो मैंने इसको आउटर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। वो कैसा होगा, आउटर प्रोडक्ट ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो इसका अगर मैं साई के साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालू, ठीक है, ऐसे मैं बंच ऑफ ग्रुप्स, ऐसे ई एन का मैं ग्रुप बोल सकता हूँ, जो कि दे आर या इन बेसिकली बेसिस होते फॉर्म है बेसिस। अभी क्या अभी क्या है, हम इस ई एन पे कुछ कंडीशंस है, जो बेसिकली हमारा बेसिस है उस पे कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस है कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल साई एलिमेंट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। बी, ये होना चाहिए कि ये दोनों सारे क्वांटिटीज जब हम इसको सम करेंगे तो हमें आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस है। तो अभी ये कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये बेसिकली इस टाइप के जो मेजरमेंट्स होते हैं, इस बेसिकली या फिर इस टाइप के मेजरमेंट या फिर बेसिस बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, ठीक है। सॉरी, इसको बोलते हैं पीओवीएम्स ना। उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप के केसेस होते हैं। तो हम जब बेसिस यूज करते हैं, नेसेसरी नहीं है कि सारे बेसिस एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। नेसेसरी नहीं है। अगर इमेजिन करो सो हमारे पास E1 E2 ऐसे E3 है, नेसेसरी नहीं है कि E1 डॉट E2 हमेशा जीरो आए और E1 डॉट E2 E1 इज इक्वल टू 1 आए, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। तो अगर हम इसको हमें इसको अनफोर्स कर, जब हम इसको चीज ऐसे बेसिस चूज करते हैं जो बेसिकली पीओवीएम्स भी है, पर ये कंडीशंस ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स का मैं अगर बताऊं तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स इज बेसिकली पीओवीएम प्लस द ऑर्थोगोनैलिटी, जो कि हम प्लस एक ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ऑर्थोगोनैलिटी,
इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ये ऐसा होता है, ठीक है। इस पीओवीएम्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि पीएम इज इक्वल टू पीएम डेगर एंड पीएम कॉमा पीएन, जो अगर हम लिखेंगे इसको अगर टेंस इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर एम एन के इक्वल होगा तभी ये जो चीज है ये होल ये नॉन जीरो वैल्यू देगा। दिस इज अ प्रोजेक्टिव मेजरमेंट। प्रोजेक्टिव मेजरमेंट के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन, ठीक है। स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन क्या है कि यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, से तुम कोई भी अगर ऑब्जर्वेबल तुम निकालना चाहते हो तो ऑब्जर्वेबल का क्या होता है कि तुम उसके क्या ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तुम इसका तुम्हारा जो वही फंक्शन है उसका तुम उसके साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करोगे, राइट। अभी क्या है कि इस ऑब्जर्वेबल को तुम जो है एक प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एज यू कैन राइट एज सम ऑफ प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, जहां पे एम जो है इसका आइगन वैल्यू है एंड पीएम जो है वो उसका आइगन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफी चीजें बोली हैं जो आप जो थोड़ा वर्ड हैवी है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें जैसे इस वीडियो में ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे कुछ बेसिक्स आपको मैथ्स की चीजें पता हो, ठीक है। तो ये ओके नाउ अभी एक चीज समझते हैं कि अब तो ये एक रीजन है, तो अगर आपको ये पता होगा तब ये आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। पर अगर नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत सर्च कर लेना तो आपको ये चीजें काफी जैसे कुछ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स या फिर बेसिक चीजें आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे या फिर आप सीधा समझ जाओ ये चीजें रटते जाओ, आपको वापस जब आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये समझ आ जाना, अगर आप वापस देखोगे इस वीडियो को तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि ये वाला रीजन नेसेसरी क्यों है, ठीक है ना। कि भाई ये दोनों एक्चुअली हम ये दोनों रीजन समझने की कोशिश करेंगे ये नेसेसरी क्यों है, ठीक है। तो तो उससे इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि बॉर्न रूल क्या है, ठीक है। तो अभी हमारे पास हम तो इमेजिन करो हम कोई स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं कि हम क्या करेंगे हम यहाँ पे जो नोटेशन यूज कर रहे हैं आई की जगह हम यूज करेंगे इसे जीरो कैप, और जीरो और जे कैप की जगह हम यूज करेंगे से वन, ठीक है। अभी यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए अ, और इसको यूज करके हम समझेंगे कि बॉर्न रूल क्या होता है। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई वेव फंक्शन है जो कि से सुपरपोजिशन है किसी जीरो एंड वन पे, ठीक है। तो बॉर्न ने बोला था कि किसी भी अगर मेरे को अगर मैं किसी इसमें मेजरमेंट करूंगा तो वो स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। बेसिकली उसका रूल ये है कि ये कोलैप्स अगर हम किसी भी वेव फंक्शन को मेजर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स है ये कि अगर हम किसी वेव फंक्शन को मेजर करते हैं तो वो स्टेट कोलैप्स कर जाता है। और अगर वो स्टेट कोलैप्स जो करेगा वो किसी या तो जीरो या वन पे कोलैप्स करेगा। पर वो स्टेट को कोलैप्स करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो अगर हम जानना चाहते हैं कि जीरो पे कोलैप्स करने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो हमें क्या करना है जीरो के साथ वन का इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और इसको मॉड्यूलस लेके इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज द बॉन्ड रूल। एंड ये क्वांटिटी क्या हो जाता है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाता है तो ये बन जाता है 1/√2 मॉड होल स्क्वायर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ मैं इसको स्टेप जंप नहीं करता, ये तो ये बन जाएगा जीरो वो एंड जीरो का इनर प्रोडक्ट 1/√2 0/1 इसका इनर प्रोडक्ट एंड इसका होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी हमें पता है वैल्यू वन देगा, ये क्वांटिटी जीरो है बिकॉज ये ऑर्थोगोनल है, राइट। हमने जीरो वन बिकॉज आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली पीओवीएम स्टेट लिया है, ठीक है। तो बेसिकली एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। तो अभी हम क्या करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आया उसका मॉड्यूलस ये वन मिल गया, हमें इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या आएगा हाफ। तो यानी कि हमें जीरो मिलने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास हाफ होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हम ये पूछे कि हमारे पास वन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम क्या करेंगे इसको वापस इस साई को लेंगे और ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वापस हाफ मिलेगा। तो एक्चुअली ये चीज जो है ना ये इस कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी हम देखने जाते हैं कि ये वाली प्रोजेक्टिव मेजरमेंट क्या है। प्रोजेक्टिव
मेजरमेंट्स अगर हम थोड़ा इंट्यूटिवली इसको समझने की कोशिश करें, हमने बोला था कि ईएमएस बेसिकली कुछ नहीं, हम इसको इस ऐसे आउटपुट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा था इस आउटर प्रोडक्ट के फॉर्म में इस चीज को लिख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं कि भाई जो हमने किया वो सच है कि ठीक है कि नहीं, यानी कि हम इसको जीरो कैप को जीरो कैप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या था कि हम इसका आइडिया ये था कि इसका अगर हम ऐसे इनर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड से भी हमारे पास रूट टू आएगा, राइट साइड से भी हमारे पास रूट टू आएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये समझ लेता हूँ ये कैसे निकालते हैं फर्स्ट पहले। अगर ये कुछ नहीं है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास साई है, उसका जो कैट क्या होगा, हमें इसमें क्या करेंगे, हमारे जो कोफिशिएंट्स है, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई साई है जो हमने साई है जिसको हम कुछ इसे ए जीरो प्लस बी वन लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के टाइम ये ये क्वांटिटी ए डैगर बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये बी डैगर बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे हम साई के ऊपर इधर से जीरो ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और उस साइड से दूसरा एक क्वांटिटी आएगा जो बेसिकली इस साइड से होगा, तो बेसिकली इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा साई जीरो जीरो साई। नाउ ये क्वांटिटी जो है ये सेम है, ठीक है, तो हम इसको सिंपली जीरो साई साई जीरो इस मॉड्यूल इस मॉड्यूल का ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये हाफ आ रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या आ रहा है हमारा, ये कुछ नहीं, बस ये तो भाई सीधा हमारा बॉन्ड रूल जो है, वो बॉन्ड रूल जो है वो आ रहा है, राइट, हमारा बॉन्ड रूल आ रहा है यहाँ पे। इसीलिए जीरो मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी वो नॉन नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, मतलब जीरो नॉन पॉजिटिव टर्म नहीं आएगा, जीरो और वन के बीच में आएगा। तो यही एक रीजन है कि हम जो बोलते हैं कि जो ये वाला टर्म जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू वन क्यों होना चाहिए, राइट। तो अभी इसको हम समझते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि समेशन ऑफ ई एन जो है वो वन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस स्पेसिफिक केस में जीरो जीरो प्लस वन वन, ये वाला केस लिया, राइट राइट। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज निकालेंगे, राइट। तो हमने इस चीज को पहले किया था, तो अभी हम क्या आ रहा है कि साई जीरो जीरो साई प्लस अगेन साई, सॉरी, साई वन वन साई, राइट। तो यानी कि ये हो गया जीरो बाई साई मॉड स्क्वायर प्लस जीरो, सॉरी, ये वन होगा वन बाई साई मॉड स्क्वायर, ठीक है। अभी यानी कि ये क्या होगा, ये तो बस कुछ नहीं, बस सम ऑफ ये प्रोबेबिलिटी का सम हो गया, राइट। ये मतलब जीरो मिलेगा, तुम अगर इसके पुराने वाले केस में देखेंगे तो हम इसमें क्या आएगा, ये वन आ रहा है, तो बेसिकली ये वन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म जो है ये वन है, राइट। नाउ अगर ये वाला केस यहाँ पे वन आ रहा है, यानी कि अगर ये वाला केस हमारा, इसको यूज करके हम आर्ग्यूमेंट बता सकते हैं कि अगर ये वाला केस हमारा कोई बस एक आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं हुआ बल्कि कुछ और हुआ जो बेसिकली इस साई प्राइम को कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं होता, अगर इमेजिन करो ये कुछ ऑपरेटर होता जो आइडेंटिटी ना होके कुछ और बना देता, तो क्या क्या हमें वन मिलता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारा साई प्राइम रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू जीरो प्लस वन बाई, ठीक है, इस ऐसा टाइप का क्वांटिटी होता या वन, तो हमारे पास क्या इस प्रोडक्ट से हमें वन मिलता,
बिकॉज हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये क्वांटिटी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आना चाहिए, पर यहाँ पे हमें जो क्वांटिटी मिल रहा है वो हमें क्वांटिटी क्या मिल रहा है, 2√2 प्लस 1 2√2, ये 1 नहीं है। तो ये क्वांटिटी 1 कब होगा, तो ये क्वांटिटी 1 तभी होगा जब ये वाला क्वांटिटी बेसिकली 0 कैप प्लस 0 कैप प्लस 1 कैप प्लस 1 कैप, ये 1 होगा, तभी ये साई आउटर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट साई बनेगा और तभी ये 1 देगा। तो ये कंडीशन है यानी कि हम इसको और जनरलाइज कर सकते हैं एन केस के लिए, और यही बता रहा है ये वाला थ्योरम। तो और एक क्वेश्चन आता है कि भाई कि हमारा भाई जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। तो कि इसका आंसर जो आंसर देता है वो है इवोल्यूशन ऑपरेटर, राइट। हमें थोड़ी देर पहले देखा था कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन के केस में जो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है, जो ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये तो ये वाला इक्वेशन ये यूनिटरी ऑपरेटर से दिया जाता है। अभी एच जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, तब इसको हम थोड़ा समझने की जरूरत है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आता है। द क्वेश्चन इज कि हमें यूनिटरी ऑपरेटर चाहिए। अभी यूनिटरी ऑपरेटर का अगर हमारे पास कोई यूनिटरी ऑपरेटर है तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि हमें यू और यू डेगर इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बेसिकली ये हो गया, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट यू 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर भाई हम ऐसा कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 2 के साथ 2 का अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो ओके डेगर इज बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 डेगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट 2.2। तो ये हमें ऐसा कोई तरीका नहीं मिला, मतलब अगर एक्सपेक्ट फॉर अपार्ट फ्रॉम 1 हम कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिसको हम यूज करके इसको 1 निकाल सकते हैं मैट्रिक्स। होगा भी तो मतलब इट्स एक बहुत ही लिमिटिंग वाला केस हो जाता है, ठीक है ना, वो एक बहुत ही छोटा सा प्रूव आता है। मतलब अभी इस ऐसे केस को अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है और और चाहते हैं कि हमारा हर्मिशियन हो, इसीलिए हम चाहते हैं ना कि हमारा जो ऑपरेटर है वो e⁻IH सम t के फॉर्म में हो, बेसिकली h जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर हो। ऐसा अगर हमें करना होगा तो हमें स्पेसिफिकली इसी रिप्रेजेंटेशन को यूज करना पड़ेगा जहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है, ठीक है। यही एक रीजन है कि हमारे पास हम जो है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड यूज करते हैं, ना कि रियल फील्ड। बेसिकली हम जब कोई फंक्शन लिखते हैं हम सिंपली रियल नंबर्स को यूज करके नहीं लिखते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अ, समझ आया होगा तो भाई प्लीज थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा, नहीं समझ आया तो फिर भी बने रहिए, बिकॉज जैसे जैसे वीडियोस और बनाता रहूंगा तो आपको और चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।